हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज अभिनव और यह आपका प्यारा सा चैनल ओएसआर एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर बेसिकली हम टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारा मेन मोटिव है सीटेट की प्रिपरेशन करना। सो अब मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू सब्जेक्ट, दैट इज एनवायरमेंटल स्टडीज। उसके पेडागोजी को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं और बच्चों से सबसे ज्यादा गलतियां इनकी क्वेश्चंस में होती हैं, क्योंकि इसके लिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है चीजों का। सो ईवीएस का ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज कंसेप्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। इसमें हम एनवायरमेंटल स्टडीज के कुछ कंसेप्ट को सीखेंगे इस फर्स्ट चैप्टर में, और इसी तरीके से हम आगे और भी चैप्टर्स करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर को। नाउ पहला पार्ट क्या कह रहा है हमारा। पहला पार्ट कह रहा है कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज में हम एनवायरमेंटल स्टडीज के कंसेप्ट को सीखेंगे। इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरी वीडियोस में इंग्लिश का पार्ट भी होता है, हिंदी का पार्ट भी होता है। हिंदी क्वाइट इजी है आप लोगों के लिए, मुझे पता है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे एक बार हिंदी पढ़ लेंगे साथ साथ, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे कि दोनों मीडियम्स वालों को इजिली समझ में आ जाए। तो कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज का मतलब क्या है कि जो इन्वायरमेंट है हमारा, वो कहीं ना कहीं हर चीज से रिलेटेड है। हमारे आसपास फिजिकल फैक्टर्स या बायोलॉजिकल फैक्टर जो हो रहे हैं, उन सब पे कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंट है। तो इसमें यही कह रहा है कि जो इन्वायरमेंट है वो फिजिकल फैक्टर और बायोलॉजिकल फैक्टर का सम है। मतलब सिर्फ फिजिकल या सिर्फ बायोलॉजिकल से मतलब नहीं है। फिजिकल फैक्टर और बायोलॉजिकल फैक्टर का जोड़ है, ये सम है दोनों का, जो कि हमारे सर्वाइवल, हमारे ग्रोथ, हमारे डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है कि हम कैसे जिंदा रह रहे हैं, हम कैसे बढ़ रहे हैं, वृद्धि कैसे हो रही है हमारी, डेवलपमेंट कैसे हो रही है हमारी, विकास कैसा हो रहा है, और रिप्रोडक्शन जो हो रहा है ऑर्गेनिज्म में, ये कैसा हो रहा है। ये सब फिजिकल और बायोलॉजिकल, जिसमें क्या है, सर्वाइवल, ग्रोथ, डेवलपमेंट फिजिकल फैक्टर्स हो गए, और सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन बायोलॉजिकल में भी आता है। तो ये दोनों, ये तीन चार जितने फैक्टर्स हैं, सर्वाइवल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सब मिलके एनवायरमेंट को बनाते हैं। डगलस और हॉलैंड ने क्या बोला कि एनवायरमेंट है, ये जोड़ है, एग्रीगेशन है। मतलब सबका एक होता है ना कि सबको जोड़ दो। जोड़ है किसका? एक्सटर्नल फोर्सेस, जो बाहर से जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, इन्फ्लुएंसेस, जो प्रभावित किया जा रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है हमें, और जो वो कंडीशन जो हमारी जिंदगी को प्रभावित करे, मतलब असर दिखाए जिंदगी पे। नेचर हो, बिहेवियर हो, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, या किसी ऑर्गेनिज्म की मेच्योरिटी हो, उसकी सोचने समझने की काबिलियत हो, ये सब जो है, ये सब इन्वायरमेंट में ही आता है। इन्वायरमेंट इन सब से मिलकर बना होता है। तो होलैंड और डगलस और होलैंड ने क्या बोला, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है क्या होता ही है कि ऐसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि अकॉर्डिंग टू होलैंड एंड डगलस डिफाइन इन्वायरमेंट, और चार ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको बताना चाहिए किस ऑप्शन को आपको सही बताना है। ठीक है, ओके। अब आगे स्विच करते हैं हमारे पार्ट नेक्स्ट टॉपिक पे, तो इसी के कंटिन्यूशन पे, कि इन्वायरमेंटल स्टडीज जो होता है, ये क्या करता है। इन्वायरमेंटल स्टडीज का फायदा क्या है कि ये एक आपको अप्रोच देता है। इन्वायरमेंटल स्टडीज जो होता है, ये आपको एक अप्रोच देता है कि कहाँ बढ़ना है, किसकी तरफ, अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट, अपने वातावरण को समझने की काबिलियत की तरफ बढ़ावा देता है इन्वायरमेंटल स्टडीज। एंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ अपॉन इन्वायरमेंट, इस इन्वायरमेंट से हमारे ह्यूमंस के लाइफ का पे क्या असर पड़ रहा है। इसलिए हम इन्वायरमेंटल स्टडीज की पढ़ाई करते हैं। मतलब कोई पूछ सकता है कि हम ईवीएस क्यों पढ़ते हैं, तो ईवीएस क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम इन्वायरमेंट को समझ सके, और उस इन्वायरमेंट की वजह से हमारे जो ह्यूमंस होते हैं, जो ह्यूमंस या हम लोग की जिंदगी पे क्या असर पड़ रहा है, उसको हम पढ़ सकते हैं। अगर हम डिवाइड देखा जाए तो कंपोनेंट्स के हिसाब से, कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट के कंपोनेंट के हिसाब से इन्वायरमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। एक फिजिकल, एक बायोलॉजिकल, अभी पीछे भी डिस्कस किया था हमने। फिजिकल जैसे हमारे डेवलपमेंट हो गया, ग्रोथ हो गई, और बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो ये सब बायोलॉजिकल हो गया। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, जितने भी पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं, दोबारा देख लेंगे। तो ये जो है, हमारे इन्वायरमेंट को दो टाइप पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिकल इन्वायरमेंट और सेकंड वन इज ग्रोथ, सॉरी, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। दोनों फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, तो ये दो हमारे पार्ट्स हो गए जिसपे इसको डिवाइड किया गया, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नाउ इसके बाद क्या है कि फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें हैं। तो जो लिथोस्फेयर है हमारा, जो लिथोस्फेयर है, ये फिजिकल इन्वायरमेंट में आता है। ठीक है, जिसमें हम रह रहे होते हैं, लिथोस्फेयर अर्थ का। हाइड्रोस्फेयर, जितने भी वाटर कंपोनेंट्स है, ये हाइड्रोस्फेयर में आता है। तो फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट को हमने फिर से दो पार्ट में बांट दिया गया देखा जाए तो।
एक लिथोस्फेयर और एक हाइड्रोस्फेयर। लिथोस्फेयर में जो फिजिकल फीचर्स हैं, जहां हम रह रहे हैं, हमारे आसपास के जो भी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, ये सब लिथोस्फेयर में है। और हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो मतलब वाटर होता है, तो जो पानी से रिलेटेड चीजें हैं जैसे एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स, ये सब चीजें, ये सब हमारे हाइड्रोस्फेयर के पार्ट है। ठीक है। दूसरा होता है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है, ये बायोलॉजिकल का मतलब ये बायोलॉजिकल मतलब बायो के से रिलेटेड, मतलब हमारे प्लांट्स एनिमल्स की बात की जाए तो प्लांट्स फ्लोरा, प्लांट्स को फ्लोरा बोलते हैं और एनिमल्स को फौना बोलते हैं। तो फ्लोरा और फौना जो होता है ये सब बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आ जाता है। और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सब बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में ही आता है। मतलब दो चीजें हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल में जैसे हमारे आसपास की चीजें दिख रही हैं, पेड़ पौधे, ये सब। पेड़ पौधे तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे लैंडस्केप्स, पहाड़, खाई, ये सब जितनी चीजें होती हैं, हिल्स, माउंटेन्स, वैलीज, जितनी चीजें हैं, तो ये सब फिजिकल अपीयरेंस है। ये लिथोस्फेयर में आ गया हो, चाहे ऑक्सीजन की बात करें, गैसेस की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है। और दूसरा हो तो ये आ गया लिथोस्फेयर में। दूसरा आ जाएगा हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर मतलब पानी से रिलेटेड रिलेटेड चीजें। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, आसपास का वातावरण लिथोस्फेयर, पानी की चीजें हाइड्रोस्फेयर, ये दोनों मिला के फिजिकल एनवायरनमेंट। दूसरा बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जिससे जो जीव जंतुएं होती हैं। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या जाएगा, हमारे फ्लोरा फौना, प्लांट्स एनिमल्स, ये आ जाएंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसी में आता है। ठीक है। कह रहा जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सारे एक साथ काम करते हैं सोशल ग्रुप बना के। ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं अलग अलग लेवल पे। तो सोशल एनवायरनमेंट इससे बनता है। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है कि जब सोसाइटी के लोग, यानी कि हम जब छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स होंगे, वो एक संगठन बना ले, अपना ऑर्गेनाइजेशन बना ले मिलजुल के, उसको बोलेंगे सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है। सोशल एनवायरनमेंट में होता क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये फिजिकल एनवायरनमेंट के मैटर पे काम करता है। ठीक है। ताकि अपने जिंदगी को डेवलपमेंट और सस्टेनेंस को, डेवलपमेंट को सस्टेन कर सके, अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सके, ये हमें ये ध्यान देता है कौन, सोशल एनवायरनमेंट। तो वही कह रहा है इन द सोशल एनवायरनमेंट द ऑर्गेनिजम्स वर्क टू डिराइव मैटर फ्रॉम फिजिकल एनवायरनमेंट। मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट से चीजों को निकालता है, डिराइव करता है, ताकि अपने जिंदगी को, डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सके। जैसे हम देखते हैं, हम क्या करते हैं, इन फिजिकल एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, बट हम उनको एज ए रॉ मटेरियल ट्रीट करते हैं, इंडस्ट्रीज में ले जाते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब सोशल एनवायरनमेंट हो गया, कि हम उनको अपने लिए यूज कर रहे हैं, ये सोशल एनवायरनमेंट हो गया। मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट से चीजों को डिराइव कर रहे हैं, मैटर्स को, ताकि हम अपने जिंदगी को और डेवलपमेंट को सस्टेन कर सके। ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब है स्कोप, क्या है इसका, इन्वायरमेंटल स्टडीज का स्कोप क्या है, मतलब क्या कहते हैं ना कि दायरा क्या है इसका, कहां से कहां तक है। तो ये जो है ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ठीक है। और मल्टी डिसिप्लिनरी भी होता है, मतलब बहुत सारे मल्टीटास्किंग चीजें होती हैं, हो सकता है यहाँ भी जा रहा हो इसका दायरा, इधर भी जा रहा हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये देखा जाए तो जोग्राफिकल फीचर पे भी डिपेंड करता है कि हमारे आसपास की जोग्राफी कैसी है, फीचर्स कैसे हैं उसके, नक्शा कैसा है, उस एरिया में लोग कैसे रह रहे हैं, और वहां का नेचुरल रिसोर्स और उसकी कंजर्वेशन कैसे हो रही है। मतलब ये किस किस पे डिपेंड करता है कि जोग्राफिकल फीचर कैसा है उस एरिया का, वहां के लोग कैसे रह रहे हैं, लिविंग बींग्स कैसे कैसे हैं, वहां का नेचुरल रिसोर्स कैसा है, क्या उस रिसोर्सेज का कंजर्वेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब जो लोग खा के या फिर जो भी चीजें हम हैं उससे जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी हम गंद निकाल रहे हैं, खराब चीजें निकाल रहे हैं, उस वेस्ट को क्या हम मैनेज कर पा रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जो बायोडाइवर्सिटी है, इतने वेरिएशन है हमारे, क्या उसको हम कंजर्व करके बचा पा रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, क्या ऐसी एनर्जी को हम जनरेट कर पा रहे हैं जो रिन्यू हो सके, दोबारा बन सके, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। ठीक है। सैनिटेशन एंड हेल्थ, रहने और स्वास्थ्य के लिए को भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब एक तरह से क्या हो सकता है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज का कोई दायरा जो है वो बहुत फैला हुआ है। इन्वायरमेंटल स्टडीज इस पे भी ध्यान देता है कि जोग्राफिकल फीचर कैसा है, इन्वायरमेंटल स्टडीज इस पे भी ध्यान देता है कि लोग कैसे रह रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं, उनकी कंजर्वेशन कैसे हो रही है, मतलब रख रखाव बचाव कैसे हो रहा है, जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी मैनेजमेंट कैसे हो रही है, जो बायोडाइवर्सिटी है क्या वो कंजर्व है कि नहीं है, और एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी है कि नहीं है और कैसे हो रही है। ठीक है। और लोगों के सैनिटेशन और हेल्थ का भी ध्यान रखा जा रहा है।
ये सब किसमें पढ़ते हैं हम? एनवायरमेंटल स्टडीज में पढ़ते हैं। और क्योंकि इसका रिलेशन किससे है? बहुत सारे सब्जेक्ट्स है जितना हमने अभी पढ़ा, ज्योग्राफिकल फीचर हो गया, लिविंग बींग्स हो गए, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, इन सब से इसका रिलेशन है। तो इसीलिए एनवायरमेंटल स्टडीज जो है उसका बहुत ज्यादा स्कोप है। कहते हैं ना स्कोप कितना है, तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये पूरे में फैला हुआ है। एक चीज नहीं है, कई चीजों से मिलकर बना हुआ है एनवायरमेंटल स्टडीज, जो बहुत सारे, जिसका दायरा पूरा फैला हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा? कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना या टेलीग्राम ग्रुप पे मुझसे पूछ लेना। ओके, फिर है कि अब इसके जो दायरे हैं उसमें हम क्या क्या चीजें और उसको स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, मतलब एक एक करके पढ़ेंगे। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज कैन बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग डोमेन्स। कहाँ कहाँ फॉलो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं? इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, हमारे इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में और उसके फंक्शन में कैसे होता है। तो कह रहा है द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स विद एबायोटिक कंपोनेंट्स। मतलब जो बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक, पता है दो चीजें होती हैं, बायोटिक एबायोटिक, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायोटिक, नॉन लिविंग एबायोटिक। तो बायोटिक वाले और एबायोटिक वाले में जो इंटरेक्शन है, रिलेशन है, इस चीज को जो फोकस करे, इस चीज की जो स्टडी करे, उसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम स्ट्रक्चर है और उसके फंक्शन। मतलब इकोसिस्टम की पढ़ाई करना जिसमें क्या हो, मेन इंटरेक्शन हो किसका? बायोटिक कंपोनेंट्स का और एबायोटिक कंपोनेंट्स का। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ठीक है, NRCEM, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इसमें हम क्या देखते हैं? एनवायरमेंटल ईवीएस जो है, एनवायरमेंटल स्टडीज, वो किसमें हेल्प करता है? मैनेज करने में, मेंटेन करने में, किसको? फॉरेस्ट को, नेचुरल रिसोर्स को और हमारे वाइल्ड लाइफ को। एनवायरमेंटल स्टडीज जो होता है एक सॉल्यूशन देता है। अब आजकल के जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, जैसे पॉल्यूशन हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज का खत्म होना या कम होना, इन सब के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है एनवायरमेंटल स्टडीज। इसको पढ़ के तुम सीख पाएंगे कि हम इन चीजों को कैसे बचा सकते हैं या कैसे नहीं बचा सकते हैं, मतलब कैसे क्या करें जिससे ये बच सके। क्या है, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट जो होते हैं, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी साइंटिस्ट हैं, ये लगातार काम कर रहे हैं किसमें? इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में, ताकि बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स, रिसोर्सेज, जितने भी हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो दोबारा नहीं बन सकते, उनमें एक बैलेंस बना रहे। कहीं जो है ना, जो कहते हैं ना, बैलेंस जो है कहीं खराब ना हो, ऊपर नीचे ना हो, तो उसको बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। फिर एनवायरमेंटल स्टडीज इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री में एनवायरमेंटल स्टडीज को कैसे देखा जाए, मतलब इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, हम अलग अलग टाइप की पढ़ रहे हैं कि एनवायरमेंटल स्टडीज के अलग अलग फील्ड में स्टडी करने का फायदा क्या है। तो अगर इंडस्ट्री में देखा जाए तो क्या फायदा है? तो कह रहा है इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो इन्वायरमेंट है उससे बहुत बुरा असर हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, पॉल्यूशन होगा, वो पानी में वेस्ट बहा रहे हैं, उस पानी के वेस्ट से जो वहाँ की मछलियां या जितनी भी चीजें होती है, एक्वेटिक एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब मर रहे हैं, नुकसान पहुंच रहा है, वो हम खा रहे हैं, हमारे केमिकल जा रहा है पेट में, तो इन्वायरमेंट को बहुत बुरा असर पहुंचा रहे हैं। तो हमें अगर इसको बचाना है और ना खराब होने से, ठीक है, तो हमें जो ये ट्रेंड हो रहा है ना, हमारा जो ट्रेंड चल रहा है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस और टेक्नोलॉजी को अपनाने का, इसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली और ग्रीन चीजों को, ग्रीन गुड्स, मतलब जो इन्वायरमेंट, ग्रीन गुड्स उसको बोलते हैं जो हरी भरी चीजें हो, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जिससे प्रदूषण कम फैले, उस चीज को अपनाना पड़ेगा। ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा जिससे हमारा प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, वो कम प्रोड्यूस हो या ना के बराबर प्रोड्यूस हो। एकदम तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ना के बराबर हो और प्रदूषण ना फैले। कह रहा अगर इनोवेटिव फील्ड में देखें, जहां पर कुछ इनोवेशंस होते हैं, नई चीजें बनती हैं, वहां देखें तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो उसने बहुत बड़ा काम किया है। बायोटेक्नोलॉजी एक नई टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी, इसने बहुत बड़ा काम किया है। इसने एक हेल्प किया है कैसे? एनवायरमेंटल स्टडीज को बचाने के लिए अलग अलग स्टेट्स में भी, मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ यहीं पे हेल्प कर रहा है, ये बाकी जगह पे भी एनवायरमेंटल स्टडीज को हर क्षेत्र में मदद कर रहा है। किस चीज में? इंप्रूव करने के लिए, हेल्प करने के लिए, ताकि ये प्रदूषण या जितनी भी चीजें हैं इनका वेस्ट बचा सके, हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें यूज कर सकें, ग्रीन गुड्स को यूज कर सकें,
ये बायोटेक्नोलॉजी है जो कि अभी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अगला है कि ये ह्यूमन हेल्थ और सैनिटेशन पे भी असर फायदेमंद है। मतलब एनवायरमेंटल स्टडी से फायदा क्या है कि ह्यूमन हेल्थ और सैनिटेशन का भी हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कैसे? कह रहे हैं इन्वायरमेंट में और ह्यूमन हेल्थ में डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब मैं हूं, मेरी सेहत और मेरे वातावरण में एक रिलेशन है। अगर वातावरण अच्छा, सेहत अच्छी, वातावरण में गड़बड़, सेहत गड़बड़, तो रिलेशन है ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट में। कह रहे बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि अच्छे इन्वायरमेंट ना होने की वजह से फैलती हैं। जैसे सपोज हमारे आसपास कूड़ा है, कूड़ा करकट फैला हुआ है। अब हम कह रहे हैं हम तो अच्छे हैं, हम अच्छा खाना खा रहे हैं, बट अगर हमारे आसपास गंदगी होगी तो उसके कीटाणु हमारे अंदर जाएंगे, बीमारियां होंगी। तो कहीं ना कहीं मैं अच्छा खाना खाने के बाद भी बीमार पड़ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। ठीक है, कह रहा अच्छा हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और डिजीज फ्री लाइफ के लिए प्योर हाइजीनिक इन्वायरमेंट होना बहुत, और सैनिटेशन होना बहुत जरूरी है। मतलब रहन सहन और वातावरण और घर, ये सब साफ सुथरा होना चाहिए, बहुत हेल्दी होना चाहिए, तभी हमारा जीवन भी स्वस्थ रह सकता है। इसलिए ह्यूमन हेल्थ के बारे में पढ़ना और सैनिटेशन के बारे में पढ़ना, ये भी इन्वायरमेंटल स्टडीज का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। मतलब इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। इन्वायरमेंटल स्टडीज में इंक्लूड किया गया है ताकि हम अपने आप को फिट रख सकें, स्वस्थ रख सकें, अगर हम इसकी पढ़ाई करेंगे तो। अगला है सोशल डेवलपमेंट इन ह्यूमन। इन्वायरमेंटल स्टडीज से सोशल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? तो कह रहा है कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो गवर्नमेंट नहीं करती, छोटे छोटे लोग करते हैं, मिलजुल के एक संगठन बना लेते हैं अपना, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोगों का। मीडिया, जो मीडिया है हमारी, जर्नलिस्ट हैं, ये क्या कर रहे हैं? लगातार काम कर रहे हैं ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो सके अलग अलग चीजों के ऊपर, जो मतलब वातावरण में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो वातावरण में हमारे जो भी दिक्कतें हैं, इन्वायरमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब से लोग जागरूक हो सकें। कि जैसे सपोज लोग प्लास्टिक जला देते थे पहले, अब लोग थोड़े जागरूक हो रहे हैं, पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जागरूक हो रहे हैं कि प्लास्टिक को नहीं जलाना है। प्लास्टिक जलाने से प्रदूषण फैल रहा है, उस प्रदूषण से वातावरण भी खराब हो रहा है, और अगर वो पानी में चला गया, मिट्टी में चला गया, तो वहां की मिट्टी भी खराब हो जाएगी। तो आपने पढ़ा हुआ ना, एयर पोल्यूशन, लैंड सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब होता है उससे। ठीक है, तो इन सब चीजों को बचाने के लिए हमें सोशल डेवलपमेंट की बहुत जरूरी है, ताकि वो लोग ही एक एक लोग तक जाके अपने आवाज को पहुंचा सकते हैं। एक आदमी नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये संगठन बन जाए तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? हम कह रहे हैं कि हम छोटे लेवल पे, छोटे छोटे क्लासेस में स्कूल की, क्योंकि हम सीटेट की तैयारी कर रहे थे, अब आ जाते हैं अपनी बात पे। ये तो हमने ईवीएस के बारे में जान लिया। तो छोटे बच्चों को ईवीएस पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा मकसद क्या है? तो इसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है ताकि बच्चे जो हो बेसिक नॉलेज पा सके, थोड़ी बहुत उनको नॉलेज हो सके, किसकी? न्यूमरल्स की, अल्फाबेट्स की, और हमारे आसपास की जितनी चीजें हो रही हैं उन सब की। एनवायरमेंटल स्टडीज से वो इस सब चीजों को जान सकते हैं कि हमारे आसपास के वातावरण में क्या चल रहा है। ठीक है, उनको पता लग सके। दूसरा पॉइंट क्या है कि वो समझ सकें इंपॉर्टेंस को, खासियत को, किसके? अच्छी अच्छी हैबिट्स अपने अंदर लाने की, अच्छी अच्छी आदतें लाने की, चाहे वो पर्सनल हो या सोशल हाइजीन हो। मतलब अपने अंदर अच्छी चीजें लाएं, जैसे अच्छे से बैठना, अच्छे से उठना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, या दूसरों के सोशल हाइजीन, मतलब वो आसपास के वातावरण को साफ सफाई में रख सकें। ये भी तरीका है जिससे हम छोटे बच्चों को पढ़ाई में ईवीएस पढ़ाते हैं। बेसिकली ईवीएस पढ़ाने का लॉजिक क्या है कि पहला वो बेसिक नॉलेज पा सके, न्यूमरल्स, अल्फाबेट्स और अपने आसपास की चीजें जो हो रही हैं, और दूसरा अपने अंदर एक, कहते हैं ना, एक कल्टीवेट कर सके, अपने सिंचाई कर सके, किस चीज से? एक अच्छी आदतों से। किस चीज की? चाहे वो अपनी सेल्फ पर्सनल हाइजीन की बात हो, अपने अंदर हाइजीन डेवलप करें, अच्छी आदतें सीखें, या फिर इन्वायरमेंटल सोशल हाइजीन हो, सोसाइटी को अच्छा कर सके। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। टू डेवलप द हैबिट ऑफ परफॉर्मिंग टास्क इन ए सिस्टमैटिक मैनर। मतलब ईवीएस पढ़ाने का फायदा क्या है? ताकि एक हैबिट बन सके बच्चों के अंदर, ताकि वो अपने काम को एक सिस्टमैटिक मैनर में आगे बढ़ा सके, मतलब एक तरीके से आगे बढ़ा सके काम को, एक रैंडम वे में ना जाए, इधर उधर नहीं, एक तरीके से आगे बढ़ा सके काम को, और एक सीख सके कि किसी भी काम को अच्छे से, प्रिसाइजली, एकदम परफेक्शन से कैसे कर सकते हैं, सटीकता से कैसे कर सकते हैं।
अगला है डी पार्ट, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है, ताकि वो सीख सके सिंपल ग्राफ्स को, मैप्स को, फ्लो चार्ट, जो हम फ्लो चार्ट सीखते हैं, और स्टैटिस्टिकल टेबल्स को, जो स्टैटिक्स की टेबल्स होती हैं जिसमें हम सर्वेस करते हैं कि अगर हम अलग अलग घर में जाएं तो बताओ कि उसमें गर्ल चाइल्ड कितने हैं, मतलब लड़कियां कितना पैदा होती हैं, तो अलग अलग घर में जाके सर्वे करते हैं तो उन सबकी एक टेबल बनती है, उसको स्टैटिस्टिकल टेबल्स बोलते हैं। ठीक है। और अगला पॉइंट है टू डेवलप क्रिएटिव, ऑब्जर्वेशनल एंड इंटेंटिव क्वालिटीज इन द चाइल्ड। बच्चों के अंदर ऐसी क्वालिटीज आए ताकि वो क्रिएटिव बने, ऑब्जर्व करना सीखें और इंटेंटिव हो, मतलब अंदर उनके डेवलप कर सके किस चीज को, क्वालिटीज को। ठीक है। टू अरोज द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रेन टू स्टडी एंड नेचर ऑफ चिल्ड्रेन टू स्टडी ऑफ नेचर एंड सराउंडिंग, मतलब वो नेचर और सराउंडिंग, हमारे प्रकृति और हमारे वातावरण को स्टडी कर सके, मतलब उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो, उनके अंदर एक होता है ना, एक मजा आता है बच्चों को कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उनके अंदर रुचि डेवलप, रुचि बनाना, मतलब रुचि होना कि हाँ ये काम करो या ना करो, एक जबरदस्ती करवाना, तो उनके अंदर रुचि आए इस चीज के लिए, इंटरेस्ट आए, ताकि वो ये जान सके कि हमारे हमारी प्रकृति, हमारे वातावरण कैसा है, हमारे जो इन्वायरमेंट है और सराउंडिंग या और नेचर उसका कैसा है हमारा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब बात आती है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, क्यों पढ़ते हैं। ये तो हो गया, इससे पहले जो था वो था कि उसे पढ़ने से फायदे क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। अब है सिग्निफिकेंस, फायदे क्या क्या है इन्वायरमेंटल स्टडीज को पढ़ने के। तो अगर पहली बात की जाए, फर्स्ट पॉइंट, कि इन्वायरमेंटल स्टडीज इसलिए जरूरी है कि ये बताता है कि पीने का पानी, खाना, हवा, ये सब जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर हम अच्छे इन्वायरमेंट में रहेंगे तो ही हम अच्छा बिहेव कर सकते हैं, जैसे हम वातावरण में रहेंगे वैसा हम बनेंगे, वैसा हमारा बिहेवियर होगा, वैसे हमारा शरीर होगा, वैसे हमारा स्वास्थ्य होगा। ठीक है। फिर है इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है वो हेल्प करता है इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में। इकोलॉजिकल मतलब पूरी इकोलॉजी, चाहे वो जमीन हो, जानवर हो, पानी हो, इन सब का एक बैलेंस बना रहता है, रिसोर्सेज का, हर चीज का बैलेंस बना रहता है, ताकि बच्चों को एक बेसिक नॉलेज मिल सके इन्वायरमेंटल सिस्टम के बारे में कि किस कैसे कैसे सारी चीजें काम करती हैं, उनका प्रोसेस क्या है। मतलब इसके बाद ये होता है, जैसे सपोज एक छोटी सी बात करूं, एक पानी होता है, गर्मियों से पानी भाप बनता है, भाप बन इवापोरेट होता है, जैसे हम बोलते हैं इवापोरेट होकर क्लाउड्स बनते हैं, कंडेंस होने के बाद, और फिर वो और कंडेंस होते हैं, तो वो क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं, मतलब वो बारिश होती है और वो पानी फिर से सी में पहुंच जाते हैं। तो एक प्रोसेस चलता है इवापोरेशन कंडेंसेशन इवापोरेशन कंडेंसेशन का। तो ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है इन चीजों के बारे में, इसलिए उनको ईवीएस पढ़ाते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि वो जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे एटमोस्फेयर में, जो भी चीजें हो रही है उन सब की तरफ ध्यान दे सके। ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टडी से क्या हेल्प मिलती है, ताकि वो जो नुकसान पहुंच रहा है इन्वायरमेंट को, उसको पता, बच्चों को पता रहे कि इन्वायरमेंट में क्या क्या, पहले का इन्वायरमेंट कैसा था और अब का इन्वायरमेंट कैसा है, इनमें क्या फर्क हो गया है, इनके इनमें चेंजेस क्या आ रहे हैं, क्योंकि जब तक वो चेंजेस के बारे में नहीं ध्यान देंगे तब तक वो आगे उनके ऊपर और रिसर्च नहीं कर सकते कि हमें उन चेंजेस को रोकने के लिए या वो नुकसान को से बचाने के लिए वातावरण को क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए ना। अगला पॉइंट है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है वो बहुत डाइवर्स है, तो पता है हमें शुरू में पढ़ चुके कि उसका एरिया बहुत ज्यादा है। जैसे प्रॉपर्टी राइट्स, ये हर इंसान का एक हक होता है अपनी प्रॉपर्टी को लेके। इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए क्या चाहिए, मतलब प्रॉपर्टी राइट्स, हमारे हक क्या है प्रॉपर्टी को लेके, हमारे इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स क्या है पॉल्यूशन को बचाने के, प्रदूषण को बचाने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, किस चीज में हमें फायदा है, नुकसान है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, उस चीज को हम देख सकते हैं, उस सीख सकते हैं कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसे करें मैनेजमेंट के लिए। ठीक है। जैसे इन्वायरमेंटल पॉलिसीज क्या क्या है, मतलब हमारे गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या क्या पॉलिसीज बनाई हैं, उस पॉलिसीज को हम फायदा कैसे उठा सकते हैं, उसका उसमें हम हेल्प कैसे कर सकते हैं, उनमें हमारे हक क्या है, हमारे राइट्स क्या है, और हमारे पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है उसको कंट्रोल करने के। ये सब चीजों को का अध्ययन होता है इसमें, ये सब चीजें पढ़ सकते हैं। अगला है कंसेप्ट फ्रॉम इन्वायरमेंटल स्टडीज कैन बी अप्लाइड टू स्टडी और ऑफ एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम, मतलब अगर हम पढ़ाई करें तो हम ये भी जान सकते हैं कि एग्रीकल्चर सिस्टम कैसे काम करता है
और उसके बाद हमें एक प्रोडक्शन का सस्टेनेबल सिस्टम चाहिए, जिससे कि वो प्रोडक्शन जो भी हम कर रहे हैं वो एक सिस्टम से हो, ताकि आगे किसी को प्रॉब्लम ना आए। इन सब चीजों का हम के बारे में जान सकते हैं, एक नॉलेज दे सकते हैं एक बच्चे को ईवीएस पढ़ा के, अलग अलग लेवल पे। एकदम से नहीं दे सकते, अलग अलग क्लासेस में अलग अलग चीजों को पढ़ाया जाता है ईवीएस की बुक्स में। इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि वो बच्चे जागरूक बने इन सब चीजों को लेके। अगला पॉइंट है कि हमें फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड सोशल प्रोसेस के बारे में जानना चाहिए, जो कि बेसिस है इन्वायरमेंट के, मतलब बेसिक चीजें हैं जिनसे इन्वायरमेंट बना हुआ है। फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल और सोशल, ठीक है, इन सब चीजों से मिलकर बना हुआ है। इन्वायरमेंटल स्टडीज जो होता है वो स्किल्स देता है, बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप करता है ताकि वो क्वेश्चन उठा सकें, सवाल पूछ सकें, ठीक है, या अपने आंसर को ढूंढ सकें किस चीज में, कि वातावरण में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, इससे कैसे बच सकते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए, या सजेशन भी दे सके कि हम ये करके उसको बचा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे प्लेनेट पे ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी जा रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ही है। इन्वायरमेंट का रख रखाव, बचाव ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम में। तो अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो सवाल कैसे पूछ सकते हैं, सवाल नहीं पूछेंगे तो जवाब कैसे ढूंढेंगे। तो उनको सवाल पूछने और जवाब तक पहुंचने के लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगला है, जैसे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो लगातार खराब हो रहा है, लगातार उसमें गिरावट आ रही है उसके क्वालिटी में अभी हम कह सकते हैं, क्योंकि अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन क्या होता है, जो होता है ना, लोग गांव से शहर में आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लोग भीड़ भीड़ में आ रहे हैं, मतलब फटाफट भाग रहे हैं शहर में काम के लिए, चीजों के लिए, कि चलो शहर में चलते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उससे एक दिक्कत, अलग टाइप की दिक्कत आ रही है। अब लोग सोचेंगे वहां से के लोग यहाँ आए तो क्या फर्क पड़ता है, बट फर्क पड़ा। वहां वो लोग फैले हुए थे, वो वातावरण में, अच्छे वातावरण में जी रहे थे, बट वहां से खाली करके अगर सब लोग अर्बनाइजेशन, मतलब अर्बन सिटीज में, अर्बन सिटीज मतलब शहरों में आ रहे हैं, तो वहां का पॉपुलेशन ओवर क्राउडेड हो जाएगा, वहां का प्रदूषण का स्तर बढ़ जाएगा, पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाएगा, और वहां पे जहां से वो आए वहां ठीक रहेगा, बट एक पॉइंट पे तो जहां पे वो आए हैं सिटीज में, वहां का प्रदूषण लेवल बढ़ जाएगा, पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाएगा। तो वहां के प्रदूषण का स्तर बढ़ने से क्या होगा, उनको बीमारियां हो सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, वो और जगह ढूंढेंगे, पेड़ काटेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये प्लान नहीं है। एक प्लान होता है ना कि हाँ सिस्टम से कुछ लोग आए, कुछ लोग आए, अनप्लान्ड भगदड़ मच रही है। तो ये सब क्यों इन्वायरमेंट हमारा खराब हो रहा है, ताकि क्योंकि अनप्लैंड अर्बनाइजेशन है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो भी अनप्लैंड है। एक प्रॉपर मैनर में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है कि हाँ इस एरिया में इतनी इंडस्ट्रीज ही सेटअप होंगी, इस एरिया में यहाँ का वातावरण सही है तो यहाँ इंडस्ट्री सेटअप करो, यहाँ का वातावरण सही नहीं है तो यहाँ इंडस्ट्रीज मत बनाओ, ठीक है। बट कहीं भी इंडस्ट्रीज बनी जा रही हैं, कहीं कहीं बहुत इंडस्ट्रीज हैं, कहीं कहीं नहीं है, तो उससे लेवल जो है बैलेंस नहीं बन पा रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो रहा है वहां पे, इसलिए इन्वायरमेंट बहुत खराब होने लग गया है। तो इसलिए इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ये बहुत बड़ा रोल है हमारा, ताकि हम अवेयरनेस पहुंचाएं, मतलब जागरूकता पैदा करें, किसके अंदर, बच्चों के अंदर, कैसे इसकी नॉलेज दे के, ताकि वो, और हम इसकी तरफ एक अपना कदम बढ़ाएं, स्टेप बढ़ाएं, इसके इसे ठीक करने के लिए। ठीक है, इन्वायरमेंट स्टडीज जो होगा, इन्वायरमेंटल की पढ़ाई जो है, बच्चे को जागरूक बनाएगी इन्वायरमेंट के लिए, जल्दी ही, कम एज में ही, क्योंकि अगर हम पहले बड़े हो जाएं, फिर सोचें, फिर समझें, तब बहुत देर हो चुकी होगी। बट अगर सेकंड, थर्ड या फर्स्ट क्लास में अगर बच्चों को थोड़ा सिखाना स्टार्ट कर दे, तो हो सकता है कि वो अपने आसपास किसी को गंदगी फैलाने से रोक सके, या अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान कर सके, और अवेयर होंगे उसके बारे में, ताकि हमारी जो सोसाइटी है वो जल्दी उसके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, मतलब बहुत ही लाभदायक होगा। अब बात आती है इंटीग्रेटेड ईवीएस की। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जब हम जोड़ के पढ़ते हैं, सब चीजों को इकट्ठे मिला के पढ़ते हैं। तो इंटीग्रेटेड ईवीएस में क्या बता रहा है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ, जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाई है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में बोला गया कि इन्वायरमेंटल स्टडीज फॉर प्राइमरी क्लास 3rd to 5th शुड बी अ सब्जेक्ट। ये जो है एक सब्जेक्ट होना चाहिए, इन्वायरमेंटल स्टडीज 3rd, 4th और 5th की इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है वो एक सब्जेक्ट होनी चाहिए। मतलब ईवीएस को 3rd, 4th और 5th क्लास में डालो एक सब्जेक्ट के लिए। 2005 में जो एनसीएफ का जो 2005 एक्ट था उसमें बोला गया कि ईवीएस को एज ए सब्जेक्ट ऐड करो उनके बुक्स में, ताकि
और जिसमें क्या क्या हो, जिसमें सारे कंसेप्ट हो, थ्योरीज हो, साइंस की लेके, सोशल साइंस की लेके और इन्वायरमेंट को लेके, मतलब उस बुक्स में क्या क्या हो, साइंस, सोशल साइंस और इन्वायरमेंट की चीजें मिली हो, सब कुछ हो बच्चों के लिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास की, थर्ड से लेके फिफ्थ तक के लिए। उन्होंने बोला मतलब उसमें ये था कि इन्वायरमेंटल स्टडीज सिर्फ इसलिए बहुत छोटे लेवल पे फर्स्ट और सेकंड पे ना पढ़ाई जाए, ठीक है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो जानना बहुत जरूरी है, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और पोएम के फॉर्म में, मतलब लैंग्वेज के फॉर्म में सिखाओ बच्चों को, मैथमेटिक्स के फॉर्म में सिखाओ या पोएम के फॉर्म में सिखाओ कि इन्वायरमेंटल स्टडीज में इन्वायरमेंट में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें हैं, किस किस चीजों से प्रॉब्लम है, क्या है, बट उनको सब्जेक्ट मत बनाओ फर्स्ट और सेकंड क्लास में। लेकिन थर्ड से लेकर फिफ्थ तक हम उसको बुक में ऐड कर सकते हैं। उस ईवीएस की बुक में क्या होगा, साइंस का कंटेंट होगा, साइंस की चीजें होंगी उसमें, सोशल साइंस की चीजें होंगी, उसमें इन्वायरमेंट की चीजें, ठीक है। नाउ एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 2005 का, उसने सजेस्ट किया कि जो बुक्स हैं वो ऐसी डिजाइन होनी चाहिए, इस तरीके से डिजाइन करें ताकि बच्चों को बहुत जगह मिले अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए, सोचने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए चीजों को, और ऑब्जर्व करके देखने के लिए, मतलब करके सीखें। उस उन्होंने बोला कि इस एनसीएफ 2005 में था कि जो बुक्स होनी चाहिए, जैसे बताया कि बहुत सारा एक्सप्लोर करने के लिए चीजें हो, सोचने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए और करने की चीजें उसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए बुक, एनसीएफ के अकॉर्डिंग, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए ईवीएस की बुक में। अगर प्राइमरी लेवल की बात करें तो, छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए कि उसमें डेफिनेशंस नहीं होने चाहिए, फैक्ट्स के बारे में ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए बुक, और बहुत मेन इंफॉर्मेशन, बहुत ही छोटे छोटे चीजों के बारे में उनको फोकस नहीं करना है, बल्कि उनको क्या करना है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने हैं ताकि बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपने भावनाओं को व्यक्त कर सके, सीख सके कर करके चीजों को, क्वेश्चंस पूछ सके, और एक्सपेरिमेंटल लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो वो चीजों को समझ सके। उस बुक में ऐसी चीजें होनी चाहिए ताकि वो कंसेप्ट को बहुत आसानी से सीख सके, उनको दिक्कत ना हो सीखने में। अगर करिकुलम फ्रेमवर्क की तरफ देखा जाए तो जो टेक्स्ट बुक होनी चाहिए वो सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं होनी चाहिए कि नॉलेज मिल गई काम खत्म, नहीं, बल्कि वो बच्चों को सपोर्ट करें ताकि वो अपने नॉलेज को बढ़ा सके, कंस्ट्रक्ट कर सके अपने सोर्सेज से, जो उनको आसपास की चीजें मिल रही हैं उसको यूज करके अपने नॉलेज को बढ़ा सके, ना कि जो उसमें दिया उसको रट सके लर्न कर सके, ऐसा नहीं, अपने आसपास के लोगों से पूछ सके, इन्वायरमेंट से सीख सके, न्यूज़पेपर से सीख सके, ऐसी चीजें होनी चाहिए। इसलिए छोटे बच्चों के जो बुक्स होती है उसमें एक्टिविटीज होती हैं कि घर जाओ, नोटबुक उठाओ या न्यूज़पेपर उठाओ, टीवी देखो, उसमें सीखो। तो ये सब चीजें इसलिए होती है ताकि अपने आइडियाज को वो एक्सप्लोर कर सके। बुक में भी वो चीजें दे सकते हैं बट बुक से तो लर्न करने वाली बात हो जाएगी, वो खुद से दिमाग कैसे लगाएंगे, खुद कैसे समझेंगे, क्वेश्चन कैसे पुट करेंगे, सॉल्यूशंस कैसे देंगे। तो इसलिए बुक एनसीएफ के अकॉर्डिंग ये चीजें होनी चाहिए, खास खास चीजें, ना कि सिर्फ मेयर इंफॉर्मेशन या फिर फैक्ट्स और डेफिनेशंस के ऊपर फोकस करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आगे बोल रहे हैं कि इन्वायरमेंटल स्टडीज की जो बुक होती हैं उसमें चैप्टर्स होने चाहिए जो कि रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड होना चाहिए, किसी की जिंदगी पे, असलियत में हमारे आसपास क्या हो रहा है इस पे होनी चाहिए, ना कि कोई कहानी, ऐसा नहीं होना चाहिए, रियल लाइफ इंसिडेंट पे बीतनी चाहिए, एवरीडे चैलेंजेस के ऊपर होनी चाहिए, और कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो होती हैं जैसे पेट्रोल हो गया, फ्यूल हो गया, वाटर, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, पॉल्यूशन एटसेट्रा, इन चीजों की तरफ फोकस करें जो असल जिंदगी में प्रॉब्लम है हमारे वातावरण का, उसके तरफ फोकस करें, जिससे कि बच्चे उनको सीख सकें। जैसे पेट्रोल के प्राइसेस क्या बढ़ रहे हैं, पेट्रोल खत्म हो रहा है, फ्यूल कैसे होता है, वाटर क्या क्या चीजें हैं, वाटर क्यों जरूरी है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, एनिमल्स को का संरक्षण, मतलब जानवरों को बचाओ, उसके ऊपर, ये पॉल्यूशन जो फैल रहा है, इन चीजों के ऊपर वो जो उनकी किताबें होती हैं बच्चों की, वो ईवीएस की, वो इन पे फोकस करनी चाहिए, ठीक है। बुक और उसके कंटेंट जो हो वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें चिल्ड्रन के लिए ताकि वो डिबेट कर सके, लड़ सके, ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं ऐसा होना चाहिए, तीसरा बोलेगा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उनके ऊपर डिबेट हो, डिबेट होगा तो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन से कुछ रिजल्ट निकलेगा, उस रिजल्ट से कंक्लूजन की तरफ पहुंचेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा है, इसके इतने इतने व्यूज हैं, सबके अपने अपनी पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट से हम एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, बच्चे इंगेज रह सके और सेंसिटिव अंडरस्टैंडिंग पहुंच सके टॉपिक पे, सेंसिटिवली सोच सके। बहुत ही सिलेबस जो हो ईवीएस का उसको 6 पार्ट में, 6 थीम्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है।
ताकि बच्चे जो हैं हर एस्पेक्ट्स को अच्छे से लर्न कर सकें छोटे लेवल पे। अब 6 थीम्स कौन कौन सी होनी चाहिए इसमें देखते हैं। तो जो थीम्स होनी चाहिए, पहला थीम है फैमिली और फ्रेंड्स, जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स और एनिमल्स की बातें हो। पहला थीम ये है, क्योंकि बच्चे को हर नॉलेज देनी है छोटे लेवल पे ही। तो पहला थीम फैमिली और फ्रेंड्स, जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स को इंक्लूड करते हैं, बच्चा इसमें सीखेगा। दूसरा होना चाहिए फूड के ऊपर, खाने में क्या क्या जरूरी है, न्यूट्रिशन, विटामिन, कैल्शियम, जितनी भी चीजें होती हैं, प्रोटीन्स, ये सब चीजों के बारे में, मिनरल्स के बारे में, वाटर के बारे में हो, पानी क्यों जरूरी है। ठीक है, थर्ड आपका थीम हो गया। फोर्थ शेल्टर के बारे में हो, रहन सहन कैसे होता है, कहाँ रहते हैं लोग, पहले लोग कैसे रहते थे, जानवर कैसे रहते हैं, हम कैसे रहते हैं, हम पहले कैसे रहते थे, ये सब चीजों के बारे में। ट्रैवल एंड टूरिज्म, ट्रैवल के बारे में कि वहां पे क्या है, वहां जाते हैं तो क्या होता है, उस जगह का क्लाइमेट कैसा, इन्वायरमेंट कैसा है। और थिंग्स हम वी मेक एंड डू, जो चीजें हम खुद कर बना के कर सकते हैं, मतलब हम अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं। सिक्स थीम जो है वो उसके ऊपर होनी चाहिए कि हम अपने कंट्रीब्यूशन कैसे दिखा सकते हैं इसके अंदर। इसमें है कि जो इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट हो, मतलब जिसमें हम ईवीएस में जो इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंटल सिस्टम स्टडीज जो हम कर रहे हैं, जिसमें सब कुछ जोड़ के चल रहे हैं, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें होलिस्टिकली डेवलपमेंट की तरफ फोकस करना चाहिए, ताकि इंडिविजुअल जो हो वो सोशल, फिजिकल और इमोशनल पोटेंशियल रख सके। ठीक है, सोशल, फिजिकल और इमोशनल पोटेंशियल रख सके अपने अंदर, हर टाइप से सॉलिड हो, समझ सके कि अच्छा ये ऐसा होता है, हमारे आसपास ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हमें उनसे कैसे लड़ना चाहिए। ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज जो है बच्चों को बहुत सारे मल्टी डिसिप्लिनरी इश्यूज के ऊपर सोचने के लिए फोकस करता है, कि बहुत तरफ सोचें। गवर्नमेंट भी बहुत चीज चाहती है ताकि बच्चे डायरेक्ट इंगेज रहें, कैसे, एक्टिविटीज से, चाहे वो क्लास के अंदर सिखाई जाए या क्लास के बाहर सिखाई जाए। इसलिए छोटे बच्चों की ईवीएस की बुक्स में एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ताकि बच्चे अंदर क्लास के और क्लास के बाहर जाके बहुत चीजें सीख सके। हिंदी में लिखा है, हिंदी में पढ़ लेना, हिंदी मीडियम वालों। नाउ अब है इन्वायरमेंटल स्टडीज और एजुकेशन क्या है, के ऊपर हम जो एक फोकस प्रकाश डालते हैं, इसके ऊपर एक फोकस करते हैं, रोशनी डालते हैं इसके ऊपर कि इसमें इस टॉपिक में क्या है इन्वायरमेंटल स्टडीज और एजुकेशन में। तो कह रहा है इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है एक बहुत बड़ा रेंज है, जैसे ह्यूमंस का और नेचुरल वर्ल्ड का, ह्यूमन बींग्स का और नेचुरल वर्ल्ड का जो रिलेशन है, मतलब हम तो हमारे वातावरण के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, मतलब क्या रिलेशन है, कैसे जुड़े एक दूसरे से, उसके ऊपर इसमें हम पढ़ते हैं। और एक बहुत ब्रॉड है, छोटा नहीं है, फैला हुआ है। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स को समझना, इनके चैलेंजेस को फेस करना, मतलब प्रॉब्लम्स को समझना, इनके चैलेंजेस को फेस करना, इन चैलेंजेस से मिलना, देखना, इनको समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, जिसकी नॉलेज हमें हमें लेनी चाहिए। इन सब चीजों की नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए, चाहे वो किसी डाइवर्स फील्ड की बात हो जिसे हम इकट्ठा लेके आए हैं, और नए मोड्स ऑफ थिंकिंग भी डेवलप होने चाहिए। मतलब क्या है इसका, कि इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है वो बहुत ही ब्रॉड रेंज में काम करता है, कोई छोटा सा नहीं है, ये फैला हुआ है। ये बताता है कि एक ह्यूमन बीइंग का, इंसान का वातावरण से क्या रिलेशन है। ठीक है, दूसरा ये फोकस करता है कि हम आसपास की प्रॉब्लम्स क्या है उनको समझें, उनको देखें, चैलेंजेस को मीट करें, मतलब उनको देखें, और उसके लिए एक नॉलेज लें, ताकि हम उसे कैसे डील कर सकें, और अलग अलग प्रॉब्लम्स को इकट्ठा लाके हम उनको ऐसे मोड्स को डेवलप करें जिससे हम उनको सॉल्व कर सकें, सोच सके जिनके बारे में, ऐसे मोड्स को डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो कह रहा है एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है एक प्रोसेस है, जो एक दुनिया को बनाना है पॉल्यूशन के खिलाफ। ठीक है, मतलब ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसका एम क्या होता है, डेवलपिंग ए वर्ल्ड population that is aware and concerned about the environment and associated problems, and which has knowledge, attitudes, commitments and skills to work individual and collectively toward the solution of the current problems and for prevention of new ones। मतलब क्या है इसका, कि जो environmental studies जो हम पढ़ रहे हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसका काम क्या है, कि वो एम करे किस चीज के ऊपर, पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन को जागरूक बना सके, किसके ऊपर, कि हमारे वातावरण में क्या प्रॉब्लम हो रही है, उन प्रॉब्लम से और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी नॉलेज दे, उनके खिलाफ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमें क्या कमिटमेंट करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, संकल्प क्या ले सकते हैं,
और हम एक अच्छे से स्किलफुली उसके अगेंस्ट कैसे वर्क कर सकते हैं साथ मिलके, ताकि हम उस जो प्रॉब्लम चल रही है उसका सोल्यूशन निकाल सके, ताकि हम एक दूसरे को बचा सकें उन चीजों को लेके, आने वाले फ्यूचर को भी हम उसके लिए तैयार कर सकें। ये है इसका कंसेप्ट। ठीक है, तो एनवायरमेंटल स्टडीज और एजुकेशन का ये रोल है यहाँ। अब देखते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अभी तक अब आप कहोगे ऑब्जेक्टिव्स तो पहले ही पढ़ चुके हैं, बट वो ऑब्जेक्टिव था एक बच्चे के लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे बच्चों को कैसे पढ़ाना। बट ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है जिसमें सब सारे लोग इंक्लूड होंगे, सिर्फ छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहे। तो जो इसका ऑब्जेक्टिव है, वो पहला ऑब्जेक्टिव है कि अवेयरनेस हो इन्वायरमेंट के और उसके प्रॉब्लम के ऊपर, कि इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट और उसकी प्रॉब्लम के लोग जाने कि हमारे इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, इन्वायरमेंट कैसा है और उनकी प्रॉब्लम्स कैसी हैं, उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले जानेंगे तभी तो कंट्रोल करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है कि अवेयरनेस, जागरूकता पैदा हो इन्वायरमेंट और उसके प्रॉब्लम को लेकर। दूसरा, बेसिक नॉलेज हो ताकि हम समझ सकें किसको, इन्वायरमेंट को, और उससे इंसान का रिलेशन क्या है। मतलब ये चीजें पहले भी आ चुकी हैं थोड़ी सी, तो आप जान चुके होंगे अभी तक, उम्मीद करता हूँ कि हम इंसानों का, मैन का या ह्यूमन बींग्स का इन्वायरमेंट से रिलेशन क्या है, इसकी नॉलेज रखना और इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये ऑब्जेक्टिव है इसका। अगला ऑब्जेक्टिव है कि सोशल वैल्यूज एटीट्यूड्स विद आर इन हार्मोनी विद इन्वायरमेंटल क्वालिटीज। मतलब जो सोशल वैल्यूज हैं और जो एटीट्यूड्स हैं ये हार्मोनी में हो, हार्मोनी इन द सेंस की बैलेंस्ड वे में हो। ठीक है, कि सोशल वैल्यूज जो हमारी हो और एटीट्यूड हो इन्वायरमेंट को लेके, जो हमारा व्यवहार हो, वो सब बैलेंस्ड वे में हो। हमें सब कुछ देख देख के चलना चाहिए, हमें किसी एक को बढ़ावा नहीं देना पड़ेगा। एटीट्यूड ऊपर नहीं, सोशल वैल्यूज ऊपर नहीं, दोनों बराबर लेके चलना पड़ेगा इन्वायरमेंट को लेके। और क्वालिटी, इन्वायरमेंट में क्वालिटी चाहिए तो हमें। नेक्स्ट है स्किल्स टू सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। हमारे अंदर कुछ स्किल्स डेवलप हो, क्योंकि हम पढ़ेंगे तभी तो स्किल्स डेवलप कर पाएंगे कि हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करें। तो उनके स्किल्स डेवलप करना जरूरी है। ability to evaluate social environmental measures and education programs। जो भी environmental measures हैं, जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जो भी हम जिसके ऊपर टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं या एजुकेशन प्रोग्राम्स के ऊपर बात करें, तो उसको हम इवेल्युएट कर सके, उसके सोच सके, समझ सके, उसका सोल्यूशन निकाल सके। अगला है a sense of responsibility and urgency toward the environment so as to ensure appropriate action to solve environmental problems। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि हमें, हमारे अंदर पढ़ने से ही एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जागेगी कि हाँ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है, और ये जरूरत है, अर्जेंसी है, बहुत जरूरी है अभी के लिए, ताकि हम इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम्स को समझ सके और उनको सॉल्व कर सके, उनका कहते हैं निष्कर्ष, मतलब एक सॉल्यूशन फाइंड कर सके। फिर है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्या है कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस जो है, मतलब वातावरण के लिए जागरूकता कैसी होनी चाहिए, क्या क्यों होनी चाहिए। तो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है किसका, प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस मतलब इन्वायरमेंट को लेकर अगर जागरूकता की बात की जाए, मतलब इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन की बात हो रही है। कि जागरूकता कब होगी, जब उनको रख रखाव कर सके, बचा सके, कैसे बचाएंगे, कैसे कंजर्व कैसे करेंगे, इसके ऊपर बात करना ही इन्वायरमेंटल अवेयरनेस है। जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है हमारी, वो इसके बारे में अवेयर होगी, जान जाएगी कि इन्वायरमेंट के बारे में, तो वो और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकेगी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के ऊपर। जैसे सपोज अगर हमारे आसपास 100 लोग हैं और 100 लोगों में से 25 लोग जानते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, नॉलेज है, ईवीएस पढ़ चुके हैं अपनी छोटी क्लासेस में, तो बाकी 75 लोगों को, 75 लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि हम कूड़ा कहाँ फैला रहे हैं। लेकिन अगर लोग जुड़ेंगे, लोग समझेंगे, तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन लेवल कम हो सकता है, मतलब और जागरूकता बढ़ सकती है। तो लोग, और ज्यादा लोग सोचेंगे इन्वायरमेंट के बारे में, और ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है या इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करें, तो उसकी स्पीड बढ़ सकती है कंजर्वेशन होने की, इन्वायरमेंट जल्दी कंजर्व होगा। अगला है कि मीडिया और जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो गवर्नमेंट से हट के हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अवेयरनेस फैलाने में इन्वायरमेंट के ऊपर। क्योंकि मीडिया बताएगी यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, या जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो सोशल ग्रुप्स बने हुए हैं, ये भी फैलाएंगे बातों को, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करेंगे। तो अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, बोटानिकल सर्वेज ऑफ इंडिया है, या वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, ये इंडिया के, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने के। ठीक है, अगला पॉइंट है ईवीएस पढ़ने से, अगर हम ईवीएस को बहुत यंग एज में
एक होता है ना कि यंग एज, एडल्ट एज, या फिर हम बात कर सकते हैं कि अगर जब हम एल्डर एज में पहुंच जाएंगे, एडल्टी एज में, मतलब जब हम बूढ़े हो जाएंगे, तब उतना फायदेमंद होगा, उतना नहीं होगा। तो अगर जल्दी सीख जाए, मतलब किसी चीज को अगर हम ईवीएस की चीजों को जल्दी समझ सकें, तो हम वातावरण को ज्यादा अच्छे से बचा सकते हैं अपने स्किल्स से। तो कह रहा है कि अगर ईवीएस की पढ़ाई की जाए, अगर बहुत कम एज में, यंग स्टेज में की जाए, शुरुआत में की जाए, तो जो यंग माइंड्स होंगे, जो होता है ना एस्पायरिंग माइंड्स होते हैं, जो यंग माइंड्स होते हैं, उनमें बहुत सोचने की काबिलियत होती है, तो वो अवेयर हो सकते हैं इन्वायरमेंट को लेके, और इससे बहुत फायदा हो सकता है। उसके यूजफुलनेस के बारे में जान सकते हैं, उसकी जरूरत क्या है इन्वायरमेंट की, और उसे कैसे बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, ये हम जान पाएंगे। तो इसलिए अर्ली स्टेज में पढ़ाना बहुत जरूरी है ईवीएस के बारे में। अब है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल। तो हम अभी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं पहले कि प्राइमरी लेवल पे ईवीएस पढ़ाने का फायदा क्या होगा। तो बेनिफिट था, अब हम क्यों पढ़ाने का फायदा क्या हुआ, अब एक पढ़ाते हैं, ये वो टॉपिक है। इसमें देखते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन को प्राइमरी लेवल पे पढ़ाते हैं, देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। कि प्राइमरी लेवल को पे पढ़ाना, एजुकेशन मत देना, ये एक जॉयफुल अर्निंग हो सकती है चाइल्ड की, जिसमें बहुत सारे एम्पल अपॉर्चुनिटीज हो, ताकि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके इन्वायरमेंट को लेके, उससे इंटरेक्ट कर सके और उसके इन्वायरमेंट के ऊपर बात कर सके। मतलब अगर छोटे बच्चे को, एक बहुत छोटे बच्चे को, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास के बच्चे को प्राइमरी लेवल पे अगर एनवायरमेंट की बातें बताई जाए, यूएस के बुक्स में एनवायरमेंट के प्रॉब्लम्स की बातें बताई जाए, तो उनके अंदर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं, एम्पल अपॉर्चुनिटीज होंगी, और जॉयफुल जॉयफुल होगा बहुत ज्यादा, मतलब खुश होके एंजॉय करके उन चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज को, ताकि इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में, और उसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं एक दूसरे से, उनको समझ सकते हैं। फिर है तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्टेज से पढ़ाने का, वो ये है ताकि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी हो। क्यूरियोसिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है, जिज्ञासा पैदा होना बहुत जरूरी है, ताकि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट, आर्टिफैक्ट्स और लोगों के बीच में क्या हो रहा है, और इंगेज कर सके बच्चों को, ताकि वो एक्सप्लोर कर सके और हैंड ऑन एक्टिविटीज कर सके, जिससे कि डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा कॉग्निटिव हो, और साइकोमोटर ऑब्जर्वेशन जो है, रिकॉर्डिंग स्किल्स, ये सब चीजें उनके अंदर डेवलप हो सके इन्वायरमेंट को लेके, ठीक है, कि उनके अंदर डेवलप हो सके उनके दिमाग का लेवल, सोचने समझने की ताकत, उनके रिकॉर्डिंग करने की एबिलिटी, स्किल्स, लैंग्वेज थॉट जो समझ सकते हैं, इंटरफेरेंस जो इंटरफेयर कर सकते हैं, ड्राइंग से लेके हर चीज से लेके इलस्ट्रेशन, एग्जांपल, डिजाइन, फैब्रिकेशन, एस्टिमेशन और मेजरमेंट, हर चीज से लेके वो उस चीज में इन्वॉल्व हो सके। तो ये एक पढ़ाना इस स्टेज में बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि वो इस चीज में योगदान दे सकते हैं। द करिकुलम शुड ऑल्सो हेल्प द चाइल्ड इंटरनलाइज द वैल्यूज ऑफ क्लीननेस। इससे फायदा क्या है कि बच्चे के अंदर एक चीज डेवलप होती है, उसको समझ में आता है कि साफ सफाई कितनी जरूरी है हमारे लिए, ईमानदारी कितनी जरूरी है, कॉपरेशन कितनी जरूरी है, एक दूसरे से सहयोग देना कितना जरूरी है, और जिंदगी, लाइफ और इन्वायरमेंट को के लिए चिंता करना कितना जरूरी है, मतलब उनके बारे में सोचना, जिंदगी और वातावरण के लिए सोचना कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। फिर है द pedagogy should essentially be based on activities in and out of the classroom। जो इसकी जो pedagogy है, जो इसका शिक्षा शास्त्र है, जो इसकी जो तरीका है पढ़ाने का, वो बेस्ड होना चाहिए किस पे, एक्टिविटीज पे बेस्ड होना चाहिए। क्यों? ताकि बच्चे एक्टिविटीज में मजा लें और उसमें इंटरेक्ट कर सके। जरूरी नहीं कि क्लासरूम के अंदर हो या बाहर हो, वो दोनों जगह हो सकती है, कुछ अंदर भी कुछ बाहर भी, और साथ में कुछ अलग अलग मेथड्स बताएं, जैसे स्टोरी, पोएम्स, या प्ले करवा दिया, बच्चों नाटक कर दिया, एक नाटक होता ना, तैयारी करवा लेते नाटक की, एक अर्थ बन गया, एक पॉल्यूशन बन गया, और दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं कि मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझसे बच सकता हूँ। तो इससे बच्चों में जागरूकता पैदा होगी, और बच्चे खुश होके इंजॉय करते करते इन चीजों को सीखेंगे कि अच्छा ऐसा होता है क्या, तो इसे हमें बचाना पड़ेगा। उनको पता लग जाएगा कि जो कचरा है, जो वेस्ट है, वो हमारे दुश्मन है, गार्बेजेस आर द एनिमीज ऑफ अस। जो गार्बेज है वो दुश्मन है। तो उनको एक, मतलब ना, कहते हैं छोटे लेवल पे ही उनके अंदर ये चीजें डेवलप हो जाएंगी कि हमें गार्बेज से दूर रहना है, हमें कूड़ा कम फैलाना है, ठीक है। और बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटीज भी हो सकती है। क्या कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट एंड इनकलकेशन ऑफ द रिलेटेड वैल्यूज कैन बी प्रॉम्प्टेड थ्रू एक्टिविटीज। पता है, वही चीजें हैं फिर से, कि एक्टिविटीज करके हम एनवायरनमेंट के कंसर्न के ऊपर बता सकते हैं बच्चों को, और उनके अंदर इनकलकेट कर सकते हैं
मतलब उनके अंदर इस बात को जिज्ञासा पैदा कर सकते हैं, मतलब उनके दिमाग में चीज भर सकते हैं, समझा सकते हैं कि वैल्यूज क्या हो सकती हैं इन्वायरमेंट को लेके एक्टिविटीज से, जैसे प्लांटेशन ऑफ सीड्स, प्रोटेक्टिंग ट्रीज, नॉट वेस्टिंग वाटर, ये सब बता के कि सीड्स को प्लांट करो, पेड़ को बचाओ, पानी वेस्ट मत करो। तो इनसे उनको समझ में आएगा अच्छा ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोला जा रहा है मुझे कि ये चीजें बचाओ। और कुछ हेल्थ, हाइजीन और सोशल इंटरेक्शन के बारे में उनको बता के, ताकि वो बहुत ज्यादा उन चीजों में घुस सके और टेक्स्ट बुक से इन चीजों का फायदा उठा सके। किताबों में ऐसी चीजें होंगी तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। फिर द एटमोस्फेयर इन द क्लासरूम शुड नॉट स्ट्रेट ऑन द चाइल्ड टू परफॉर्म बट अलाउ लर्निंग टू टेक प्लेस इन इंडिविजुअल पेज। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए क्लासरूम में, ऐसा वातावरण नहीं होना चाहिए कि बच्चों को स्ट्रेस में डाल दिया जाए कि तुम्हें काम करना है। हालांकि जबकि उनके अंदर क्या होना चाहिए, उनको अलाउ करना चाहिए कि वो सीखें अपने अपने लेवल पे, ठीक है। और फ्री इंटरेक्शन होना चाहिए टीचर और बच्चे के बीच में। ऐसा नहीं है कि तुम्हें इतना काम करना है, नहीं, पेडागोजी कभी ऐसा नहीं करती। ईवीएस की पेडागोजी में क्या है कि बच्चों को एक बच्चे के लेवल पे छोड़ दिया जाए कि वो टीचर से रिलेट कर सके, अपने अपने क्वेश्चन पुट कर सके, उसके अपने अपने सॉल्यूशन को फाइंड कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कंसेप्ट खत्म होता है। बट आप जानते हैं कि जो कंसेप्ट खत्म होता है तो हम उस पर कुछ 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और उन 10 क्वेश्चन से ही हमारा कंसेप्ट और बिल्ड हो जाएगा। वैसे मैं ईवीएस पेडागोजी के अलग क्वेश्चंस भी लाऊंगा सेट के, जो हम वीक डेज में बहुत सारी क्लासेस लेते हैं, लाइव क्लासेस उसमें हम करते हैं। तो आप हमारे लाइव क्लासेस में जुड़ने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, और डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी देख सकते हो। बट हम अभी भी 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट और बिल्ड हो सके। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। Among the following statement regarding EVS which is incorrect, कह रहा है कि सब स्टेटमेंट में से EVS के रिगार्डिंग बात की जाए तो कौन सा गलत है। तो जब भी मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी आपको इनकरेक्ट या फॉल्स ऐसा कुछ लिखा हो तो इसको अंडरलाइन कर लो या ब्रैकेट बना लो, ताकि आपको लास्ट में याद रहे कि मुझे गलत वाला आंसर चुनना है। वरना हमेशा क्या होता है, हम हमेशा फटाफट सही देखते हैं और आंसर मार्क करके आ जाते हैं एग्जाम में। तो इनकरेक्ट को मैंने ब्रैकेट में बना लिया, मतलब मुझे गलत आंसर चुनना है, मुझे पता लग गया। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ईवीएस primarily deals with the study of biodiversity। ईवीएस क्या है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर स्टडी करवाता है। ईवीएस का मतलब है कि सिर्फ हमें बायोडाइवर्सिटी के स्टडी के ऊपर डील करना है। तो इस ऑप्शन को अभी रोक के रखते हैं, देखते हैं आगे क्या ऑप्शंस। ईवीएस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, मतलब डिसिप्लिन से इंटर रिलेट करता है ईवीएस। सही बात है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सही वाले स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं। अगला है ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज शुड बी स्टार्टेड एट वेरी प्राइमरी लेवल। सही बात है, जितने प्राइमरी लेवल पे स्टार्ट करें ईवीएस को उतना ही बेनिफिट होगा, ये भी सही है। इन्वायरमेंटल स्टडीज शुड बी मेड मैंडेटरी ऑफ फॉर एट हायर लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन आल्सो। मतलब हायर लेवल पे भी ईवीएस को स्टार्ट करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है कि हर लेवल पे जाना जरूरी है। बट हमें गलत चुनना है, तो यहाँ जो गलत होगा वही सही है। सो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट, ना कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ऑप्शन वन विल बी करेक्ट, क्योंकि वन ही गलत है, गलत को ही चुनना है, क्योंकि इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है हमें। सो ईवीएस जो है उसका यहाँ लिखा हुआ है कि रोल है सिर्फ बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ध्यान देना, तो नहीं, वो फिजिकल फैक्टर्स पे भी ध्यान देता है ईवीएस। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इन्वायरमेंटल स्टडीज इन स्कूल्स आर। मतलब स्कूल लेवल पे इन्वायरमेंटल स्टडीज को पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। फर्स्ट, तीन ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन है हमारे पास। इनेबलिंग यंग माइंड टू कनेक्ट विद इन्वायरमेंट, ये सही लग रहा है कि जो नए नए बच्चे हैं, यंग माइंड्स हैं, उनको इन्वायरमेंट से कनेक्ट करना, सही बात है। टू इनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सराउंडिंग इन विच इट लिव्स, बच्चे को ये बताना कि जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है, तो ये भी सही बात है। थर्ड, ईवीएस प्रमोट्स इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ लर्निंग। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच मिलता है, एक एकजुट प्रयास मिलता है, एक अप्रोच मिलता है कि हाँ इस तरीके से हम याद समझ सकते हैं, इस चीज को सीख सकते हैं और इसका हम आगे एनालिसिस कर सकते हैं। तो ईवीएस जो है वो इंटीग्रेटेड लर्निंग पे फोकस करता है, तो ये बात भी सही है। फोर्थ है, इन्वायरमेंटल स्टडीज एम्फेसाइज लर्निंग अबाउट टेक्स्ट थ्रू टेक्स्ट बुक्स। तो नहीं, इन्वायरमेंटल स्टडीज सिर्फ टेक्स्ट बुक पे रिलेट नहीं करता है। सो ऑप्शन ए बी सी विल बी करेक्ट, डी गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, क्योंकि 2 में ए बी सी तीनों ही है। सो चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, तीनों के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, यानी कि ऑप्शन 2 इज करेक्ट, क्योंकि 2 में ए बी सी ऑप्शन।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन या 3 पॉइंट्स रखे होंगे और उनके अलग से ऑप्शंस होंगे। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो एनवायरमेंटल स्टडीज का उद्देश्य नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। नॉलेज, नॉलेज रखना क्या एनवायरमेंटल स्टडीज का ऑब्जेक्टिव है? देखते हैं अभी, आगे देखते हैं ऑप्शंस। एनालिसिस, एनालाइज करना, बिल्कुल सही बात है, ये होना चाहिए। नॉट है तो अंडरलाइन कर लो, क्योंकि हमें गलत आंसर चुनना है। एनालाइज करना बहुत जरूरी है ईवीएस में। एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, एप्लीकेशन को समझना ईवीएस के लिए बहुत जरूरी है। रिस्पॉन्सिव, ऑब्वियसली रिस्पॉन्स करना हर चीज के लिए जो हम सीख रहे हैं। तो ये 3 ऑप्शन सही लग रहे हैं। नॉलेज इज नॉट मैंडेटरी, ऑब्जेक्टिव नहीं है नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान होना जरूरी नहीं है ईवीएस के लिए, नहीं ज्ञान है कोई बात नहीं, लेकिन जो सीखो उसको समझो, उसको अप्लाई करो एनवायरमेंट में, उसको डिस्कस करके। सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी इनकरेक्ट। ऑप्शन पहला गलत है और गलत ही चुनना है क्योंकि नॉट लिखा हुआ है। सो ऑप्शन 1 ही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग ट्रूली स्टेट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग। इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो सही सही बता रहे हैं कि इंटीग्रेटेड लर्निंग, इंटीग्रेटेड एकजुट होकर जो लर्निंग है उसका क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो पहला है फॉलोइंग द स्टडी प्लान चैप्टर वाइज विद फिक्स सिलेबस। चैप्टर वाइज फिक्स सिलेबस दे दिया गया, उसको पढ़ना है, तो ये कभी इंटीग्रेटेड लर्निंग का मोटिव ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। सेकेंड, और इसमें हमें कहीं नॉट लिखा नहीं है, सही ऑप्शन चुनना है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो सीख सके, तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। बट मैंने हमेशा बोला है सारे ऑप्शन पढ़ना, हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना है। स्टडी अकॉर्डिंग इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच एंड प्रोवाइड चिल्ड्रन स्पेस टू एक्सप्लोर। कि मतलब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो जिसमें डिसिप्लिन से लेके हर चीज हो, उसका ऐसा अप्रोच मिले और बच्चों को स्पेस मिल सके ताकि अपने आप को एक्सप्लोर कर सके अपने नॉलेज को। तो सेकंड से ज्यादा बेटर हो गया थर्ड, अब सेकंड को मैं काट दूंगा क्योंकि थर्ड जो है सेकंड से बेटर हो गया। फोर्थ, इंटीग्रेटेड लर्निंग फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग नॉलेज अबाउट वेरियस इंफॉर्मेशन फैक्ट्स एटसेट्रा, तो ये कभी नहीं होना चाहिए, फैक्ट्स के ऊपर हम कभी नहीं भागते। सो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट, थर्ड ऑप्शन सही है क्योंकि उनको जगह देनी चाहिए वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके। ठीक है, अब देखो सेकंड भी सही था, बट सेकंड से ज्यादा बेटर ऑप्शन थर्ड है। ठीक है, हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। Now next question, question number 5 क्या कह रहा है? Which of the following will help in developing scientific temper in children at primary level? एक प्राइमरी लेवल पे एक बच्चे के अंदर साइंटिफिक टेम्पर मतलब एक साइंटिस्ट बनने की उत्सुकता, इच्छा कि हाँ हमें साइंटिस्ट बनना है, हमें चीजों को बचाना है, हमें कुछ ऐसा डेवलप करना है जिससे एनवायरमेंट बच सके, ये कैसे डेवलप हो सकता है? इनमें से कौन सा ऐसा जो हेल्प करेगा इस चीज में? तो क्या वो क्यूरियोसिटी हो सकती है? रोट लर्निंग कभी नहीं हो सकता, रट्टा लगाना कभी साइंटिस्ट नहीं बनने देगा आपको, या फिर कभी आपके अंदर इस चीज को डेवलप नहीं करवा पाएगा कि आपको कुछ करना है जिंदगी में। मेमोरी, याददाश्त, नहीं, उससे जरूरी नहीं, याददाश्त कमजोर हो तब भी इंसान कर सकता है, जरूरी नहीं कि बहुत अच्छी मेमोरी होनी चाहिए। अटेंडिंग रेगुलर क्लासेस रेगुलरली, ठीक है, क्लासेस रेगुलर अटेंड करना जरूरी है, क्लासेस को क्लासेस में डेली बैठना जरूरी है, बट जरूरी कंपल्सरी नहीं है। कोई क्लास मिस भी हो जाए तो ऐसा नहीं कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। तो बेस्ट ऑप्शन विल बी क्यूरियोसिटी, मतलब जिज्ञासा होनी चाहिए तभी वो साइंटिफिक टेम्पर उसके अंदर डेवलप हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एनवायरमेंटल स्टडीज कैन हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग। एनवायरमेंटल स्टडीज इन सब में किस चीज में हेल्प कर सकता है? इनेबलिंग अस टू अंडरस्टैंड वे इन विच एनवायरमेंट कैन इम्पैक्ट आवर लाइफ, उस चीज में कि एनवायरमेंट हमारे जिंदगी को कैसे असर पहुंचा सकता है, कैसे फर्क दे सकता है जिंदगी में, क्या प्रभाव डाल सकता है जिंदगी पे। सेकेंड, थ्रू स्टडी वी आर एबल टू नो हाउ टू एक्सप्लॉइट मोर रिसोर्सेज ऑफ एनवायरमेंट। तो ये तो बहुत ही यूजलेस ऑप्शन हो गया कि पढ़ने से हम ये जान सकते हैं कि हमें रिसोर्सेज को और नुकसान कैसे पहुंचाना है। तो ये तो बहुत गलत बात है ना, हमें तो फायदा पहुंचाना होता है, नुकसान कैसे पहुंचाएंगे, एक्सप्लॉइट कभी नहीं करते हैं। थर्ड, एनवायरमेंटल स्टडीज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फूड चेन, फूड चेन को समझाता है, ठीक है एक लेवल पे समझाता है बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ फूड चेन ही समझाता है। फोर्थ, एनवायरमेंटल स्टडीज गिव अस नॉलेज अबाउट द हैबिट ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस के हैबिट को नॉलेज देता है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। तो बेस्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट, इनेबल अस टू अंडरस्टैंड द वे इन विच एनवायरमेंट कैन इम्पैक्ट आवर लाइफ, मतलब एनवायरमेंट में अगर प्रॉब्लम्स होंगी तो हमारी जिंदगी में क्या असर हो सकता है, कैसे एनवायरमेंट हमारी जिंदगी को प्रभाव दे सकता है, मतलब कैसे उसका प्रभाव हम पे पड़ सकता है, कैसे लाइफ को इम्पैक्ट डाल सकता है हमारे। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उनको ध्यान दे, उनको देखो।
रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट कह रहा है, ए ऑप्शन है, इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंट एंड इट्स रिलेशन विद मैन। इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना और उसका रिलेशन बताना मैन से, जोड़ना। मतलब कह रहा है कि इस स्टेटमेंट में पढ़ो, मतलब इन स्टेटमेंट्स को पढ़ो और बताओ कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन के का कौन सा सही ऑप्शन है, कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन किस लिए काम आता है, इन्वायरमेंट ईवीएस पढ़ना क्यों जरूरी है, ताकि हम इन्वायरमेंट और उसके और इंसान के बीच में रिलेशन डेवलप कर सके। ये हमने पढ़ा था, है ना। सही बात लग रही है, आगे बढ़ते हैं। क्रिएट अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज, ताकि इन्वायरमेंटल में जो प्रॉब्लम हो रही है, इन्वायरमेंट में जो प्रॉब्लम हो रही है, इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, उसके ऊपर अवेयरनेस हो सके, जागरूकता पैदा हो सके और हम स्किलफुली उसको सॉल्व कर सके। तो ये ऑप्शन भी सही लग रहा है। सी, मेक पर्सन मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, और सेंसिटिव बनाना इन्वायरमेंट को लेके, और ताकि वो चिंता कर सके, संवेदनशील हो और ज्यादा उनके अंदर ये लगे कि हाँ इन्वायरमेंट को मुझे बचाना चाहिए। तो ये तीन ऑप्शन सही लग रहे हैं, यानी कि ए बी सी तीनों, तो ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट, क्योंकि तीनों ही सही है। दिस ऑल थ्री आर करेक्ट। तो फोर्थ ऑप्शन होगा, सारे ही सही है इसमें से। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई स्कूल इज नीडेड फॉर एजुकेशन ऑफ चाइल्ड। बच्चों के एजुकेशन के लिए स्कूल की जरूरत क्या है, बच्चे तो घर नहीं पढ़ सकते हैं किताब से, स्कूल की जरूरत क्या है। पहला पॉइंट, इट प्रोवाइड्स प्लेस फॉर इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट्स। ये क्या करता है, इंटरेक्शन के लिए एक जगह देता है बच्चों, प्लेस प्रोवाइड करता है ताकि बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके। थोड़ी बहुत सही लग रही है ना बात, देखते हैं आगे। अ प्लेस फॉर रोट लर्निंग एंड एग्जामिनेशन, पेपर देने के लिए और रट्टा लगाने के लिए जगह होती है। नहीं, स्कूल का भी ऐसी चीज नहीं है। स्कूल प्रोवाइड डिसिप्लिन टाइम टेबल फॉर स्टूडेंट, डिसिप्लिन प्रोवाइड करता है एक लेवल पे, बट ये मेन मोटिव नहीं है, इसलिए हम स्कूल नहीं भेजते, डिसिप्लिन हम घर में भी सिखा सकते हैं। स्कूल प्रोवाइड्स प्लेस फॉर लर्निंग बाय इंटरेक्शन, एक्सप्लोरिंग एंड प्रैक्टिकल्स। तो बेस्ट ऑप्शन वन भी नहीं होगा, फोर्थ होगा, कि स्कूल जो है एक ऐसी जगह देता है बच्चों को ताकि वो इंटरेक्ट कर सके, एक्सप्लोर कर सके अपने नॉलेज को और प्रैक्टिकल्स के थ्रू सीख सके चीजों को। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। ना क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट कंट्रीब्यूट्स इन, इन्वायरमेंट को स्टडी करना किस चीज में कंट्रीब्यूट करता है, किस चीज में योगदान देता है। इंश्योरिंग दैट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेचर रिमेन्स फेवरेबल टुवर्ड्स अस, ये बताने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए ताकि अलग अलग फॉर्म के नेचर के जो फॉर्म्स है हमारे फेवरेबल, हमारे लिए अनुकूल है। सेकेंड, प्रमोट करने के लिए किसको, ताकि जो भी पढ़े इस चीज को वो एक्सप्लोर कर सके नेचुरल रिसोर्सेज को। ठीक है, बात थोड़ी थोड़ी ठीक लग रही है बट इतनी सही नहीं है, देखते हैं आगे। इनरोलिंग वॉलंटियर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हमें वॉलंटियर्स को उठाना है, मतलब लोगों को उठाना है जो इसकी मदद कर सके, उसको इनरोल करना है, ऐसा कभी नहीं होता। फोर्थ, इनेबल चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फेसेट्स ऑफ इन्वायरमेंट ब्रीफली, मतलब बहुत सारे पहलुओं को, फेसेट्स को जानने के को मतलब जानना जरूरी हो जाता है। इसको पढ़ने से क्या फायदा हुआ, ताकि बच्चा जो हो वो बहुत सारे इन्वायरमेंट के फेसेट्स को, बहुत सारे पहलुओं को अच्छे से जान सके। तो बेस्ट ऑप्शन, द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ ऑप्शन। चौथा ऑप्शन सही होगा कि जो बच्चा हो वो पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को संक्षेप में समझने में सक्षम करे। ठीक है, ताकि वो फेसेट्स को, इन्वायरमेंट के बहुत अलग अलग जो फेसेट्स हो उसको ब्रीफली समझ सके। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप हैव मैक्सिमम क्यूरियोसिटी टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फिनोमिनन ऑफ एनवायरनमेंट बट दे आर इनेबल टू अंडरस्टैंड। कह रहा है चिल्ड्रन, जो बच्चे हो, मतलब वो किस ग्रुप के बच्चे ऐसे होते हैं, किस, कहते हैं ना कि मतलब किस आयु के जो वर्ग होता है, किस वर्ग के जो बच्चे हैं, किस ग्रुप के बच्चे हैं, उन्हें मैक्सिमम क्यूरियोसिटी होती है, जानने की जो जिज्ञासा होती है, उत्सुकता होती है, सबसे ज्यादा होती है, ताकि वो इन्वायरमेंट के अलग अलग फिनोमिनन को समझ सके। ठीक है, लेकिन और बट दे आर इनेबल टू अंडरस्टैंड, लेकिन वे समझने में सक्षम होते भी हैं। ठीक है, और कौन सा एज ग्रुप ऐसा है जिसमें वो समझने की क्यूरियोसिटी भी हो और समझ भी सके। अब इस, ये जो दो चीजें बोली है इसमें थोड़ा फर्क है। अगर ये नहीं दिया होता, बट दे आर इनेबल टू अंडरस्टैंड, ये चीज नहीं दी होती, अगर मैं इसको काट दूं तो फर्क पड़ जाएगा इस आंसर में। बट अगर ये चीज दी हुई है तो आंसर कुछ और हो जाएगा। क्या हो सकता है आंसर, कि
कह रहा है कि क्यूरियोसिटी भी हो, जागरूक मतलब उत्सुकता भी हो जानने की, वो तो जीरो, एक 3 साल का 4 साल के बच्चे में भी होगा, बट साथ साथ वो समझ भी सके, तो वो 3 साल से 4 साल का बच्चा नहीं कर सकता। जानना और समझने में फर्क है, तो उसने इसमें कहा है कि क्यूरियोसिटी भी हो और वो समझने में समझ भी सके, मतलब समझ भी सके उस चीज को, सक्षम भी हो समझने के लिए। तो द करेक्ट आंसर विल बी 5 to 10 years। 5 से 10 साल का जो वर्ष का बच्चा होता है, 5 to 10 years का जो बच्चा होता है, वो क्यूरियस भी होता है, क्यूरियोसिटी भी होती है, मतलब उसमें उत्सुकता उत्सुकता भी होती है जानने की, और साथ साथ वो उस चीज को समझ भी पाता है 5 साल से 10 साल का बच्चा। तो फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन विल बी 5 to 10 years। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, मैं कंसेप्ट सिखाता हूँ, साथ में 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ। कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, आप किसी पे भी मुझसे जुड़ के, ट्विटर पे भी जुड़ के आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो लेकिन बेस्ट ऑप्शन होगा आप टेलीग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, जहां से आप मुझसे कुछ क्वेश्चन की क्वेरीज भी सॉल्व करवा सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारा उत्साह और भी बढ़ सके। और डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो इफ यू थिंक द वीडियो इज गुड फॉर यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे ईवीएस के नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए, नेक्स्ट चैप्टर के लिए जल्दी ही। सी यू टिल देन, बाय।